और इस वीडियो में हम व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन वे वर्ण हैं जिन्हें बिना किसी स्वर की सहायता के बोला नहीं जा सकता है, मतलब इन्हें बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी ही पड़ती है। इनमें स्वर का मिश्रण होते ही ये पूर्ण रूप से उच्चारित होते हैं। उदाहरण देख लीजिए, जैसे क हलंत है और उसमें अ मिलता है तब क का निर्माण होता है। इससे पहले जो क हलंत है वह आधा है और अ जो है वह स्वर वर्ण है, तो इन दोनों के मिश्रण से हमें व्यंजन वर्ण की प्राप्ति हुई है। और इसके बारे में जानते हैं कि कुल व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है और अतिरिक्त ध्वनियों के समावेश के बाद अब ये 35 हो गए हैं। अब विस्तृत में इनका अध्ययन हम आगे करेंगे। अब जानते हैं कि व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है। तो इनका वर्गीकरण 3 आधारों पर किया गया है। पहला, उच्चारण के स्थान पर। तो इसमें उच्चारण के स्थान पर जो वर्गीकरण किया गया है उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं, और दूसरा अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा उष्म व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन जो हैं उनकी संख्या 25 मानी गई है। और जैसे हिंदी वर्णमाला में क वर्ग है, त वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, प वर्ग है, ये सभी जो आते हैं इनको स्पर्श व्यंजनों में गिना जाता है। अब कंठ व्यंजन, क वर्ग व्यंजन जो है उन्हें कंठ व्यंजन कहा जाता है, जैसे इनका उच्चारण कंठ से होता है, जैसे क, ख, ग, घ आदि। और तालव्य व्यंजन में इनका उच्चारण तालु से होता है, मूर्धन्य व्यंजन में मूर्धा से, और दंत व्यंजन में जीभ की नोक को दांत के पीछे लगाने से इनका उच्चारण होता है। और ओष्ठ व्यंजन का उच्चारण दोनों होठों के स्पर्श से होता है। तो ओष्ठ व्यंजन में प वर्ग आते हैं, दंत व्यंजन में त वर्ग के व्यंजन आते हैं। दंत, जैसे देख रहे हैं आप इसके बीच में त आ रहा है दंत के बीच में, तो आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं कि दंत व्यंजन मतलब त वर्ग और ओष्ठ मतलब प वर्ग, और मूर्धा है तो यहाँ पे ट वर्ग आते हैं, जैसे ट, ठ, ड, ढ, ण। और तालव्य में च वर्ग के व्यंजन आते हैं और कंठ व्यंजन में क वर्ग के व्यंजन आते हैं। ये तो बहुत आसान है। अब जो स्पर्श व्यंजन हैं इनका वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है, घोषत्व के आधार पर और प्राणत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर इन्हें 2 प्रकार से बांटा गया है। पहला अघोष व्यंजन और दूसरा सघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन वे व्यंजन कहलाते हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्री में कोई कंपन नहीं होता है और प्रत्येक वर्ग का पहला तथा दूसरा व्यंजन और तीनों स, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स अघोष व्यंजन में आते हैं। और सघोष व्यंजन या घोष व्यंजन किन्हें कहते हैं? जिनके उच्चारण में स्वर तंत्री में कंपन होता है, जिससे ध्वनि में एक विशेष गुण जुड़ जाता है। और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन सघोष व्यंजन या घोष व्यंजन कहलाता है। इसके अलावा य, र, ल, व और ह सघोष व्यंजन में आते हैं। तो अघोष व्यंजन में हमने क्या जाना कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, मतलब शुरू से पहला और दूसरा अघोष और बाकी अंतिम 3 सघोष कहलाते हैं। और इसके अलावा अघोष में तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स आते हैं, और सघोष में य, र, ल, व और ह आते हैं। अब प्राणत्व के आधार पर वर्गीकरण देखें तो प्राणत्व जो है वह हवा के प्रभाव को दर्शाता है। जैसे प्राणत्व का संबंध मुख से निकलने वाली हवा की मात्रा से है। इसके आधार पर व्यंजनों को अल्प प्राण और महाप्राण में विभाजित किया गया है। आइए अब जानते हैं अल्प प्राण व्यंजन किसे कहते हैं। इनके उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है। अल्प प्राण, अल्प मतलब क्या होता है? कम, और प्राण मतलब हवा। तो जिनके उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। और इनको याद करने का ट्रिक क्या है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन क्या कहलाता है? अल्प प्राण व्यंजन। और महाप्राण में क्या है? इनके उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकलती है। महा मतलब क्या होता है? अधिक, कहते हैं ना महान व्यक्ति है ना। तो इनके उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकलती है, जिससे ध्वनि में अधिक बल होता है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक बल दिया जाता है उसे महाप्राण कहते हैं। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण कहलाता है। अल्पप्राण में क्या पढ़ा था हमने कि पहला, तीसरा और पांचवा, मतलब एक एक का गैप है। और महाप्राण में क्या है? दूसरा और चौथा महाप्राण कहलाता है। तो स्पर्शी व्यंजन का अध्ययन हम कर चुके हैं। आइए अब जानते हैं व्यंजन के दूसरे प्रकार को, जिसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन कहलाता है जो कि एक विशेष प्रकार के व्यंजन होते हैं ये, जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच का माना जाता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ, तालु, दांत और होठ आपस में बहुत कम स्पर्श करते हैं और हवा मुंह में कम अवरुद्ध होती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच का होता है, जिससे ध्वनि में एक सहजता आती है। उदाहरण देख लीजिए, य, र, ल, व।
अंतस्थ व्यंजन कुल 4 होते हैं, य, र, ल और व। अब तीसरा है उष्म या संघर्षी व्यंजन। संघर्षी मतलब घर्षण से उत्पन्न ध्वनि। कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण में मुख में घर्षण होता है, जिससे एक प्रकार की ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसकी परिभाषा देखिए, इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख में घर्षण या संघर्ष के साथ बाहर निकलती है, जिससे एक प्रकार की ऊष्मा उत्पन्न होती है। यह घर्षण ध्वनि को एक विशेष तीव्रता देती है। उदाहरण देख लीजिए, तीनों स और ह, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत स और ह। तो ये उष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा है, व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन को कितने आधार पर बांटा गया है, और सबसे महत्वपूर्ण अल्प प्राण, महाप्राण, घोष और अघोष। इससे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको कोई भी एक वर्ण दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इनमें से, इन चारों में से कौन सा घोष वर्ण है या फिर कौन सा महाप्राण है, कौन सा अल्प प्राण है। तो इसके अलावा कुछ अन्य और भी महत्वपूर्ण व्यंजन हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे लुंठित व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन और काकल्य व्यंजन। तो लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं, ये र होता है, और पार्श्विक व्यंजन ल कहलाता है, और काकल्य व्यंजन में ह आता है। तो इसको आप याद रखें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि काकल्य व्यंजन किसे कहते हैं। 4 वर्ण दे दिए जाते हैं ऑप्शन में, उनमें से आपको एक चुनना होता है। तो आपको पता नहीं होगा तो आप र, ल, ह और चौथे किसी वर्ड में आप कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़क कर या लपेट कर स्पर्श करे, उन्हें लुंठित व्यंजन कहते हैं। और इसका उदाहरण क्या है, तो र। और पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं, इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा जीभ के दोनों बगल से होकर निकलती है, जैसे कि ल। और काकल्य व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा सीधे गले से निकलती है, उन्हें काकल्य व्यंजन कहते हैं, जैसे कि ह। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।